आज बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है फेब मार्च 2022 का एक ही पेपर होता है, वही पेपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, पेपर 1-2। अब इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस पूरे पेपर में और क्या नहीं है, और आप लोगों के साथ जो भी हो हम देख लेते हैं इस पे क्या क्या डाउट्स आते हैं। चलो, पहला सवाल इसका बड़ा ही सीधा सा नजर आ रहा है मुझे। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स दे दिया, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव दे दिया है, और आपसे कह दिया है जब फंक्शन की वैल्यू में जब आप एक्स की जगह 8 डालोगे तो वाई आएगा 5। ये पूरी चीज आपको दे दी है और आपसे एफ ऑफ एक्स मांग लिया है। हमें इतना पता है कि बेटा अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो व्हाट विल आई डू? आई जस्ट टेक इंटीग्रल with respect to x on both the sides on the expression of f prime of x, 1 by 3 minus x की पावर 1 by 3 डॉट dx। अब बेटा जैसे मैंने इसे इंटीग्रेट करा f प्राइम ऑफ x को, तो f ऑफ x बचता है, ये हो जाएगा 2 x की पावर -1/3 + 1 होता है 2/3 डिवाइड बाय 2/3 माइनस x, बेटा 1/3 + 1 होता है 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस c। तो बेटा अब आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 x की पावर 2/3 माइनस 3/4 x की पावर 4/3 प्लस सी। अब क्वेश्चन में बता दिया कि यार जब यहाँ पे आप x की जगह 8 डालोगे तो एफ ऑफ एक्स 5 आएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा, एफ ऑफ 8 3 8 की पावर 2/3 माइनस 3/4 8 की पावर 4/3 प्लस सी, और ये आता है 5। बेटा क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 और 2 का स्क्वायर इज 4, तो 3 × 4 माइनस 3/4। बेटा क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 एंड 2 की पावर 4 इज 16 प्लस सी। तो बेटा 5 3 4 12 माइनस, ये बेटा ये जन्नत में गया, सही है, और ये भी आ रहा है 3 4 12। तो बेटा आपके सी नेचुरली क्या आ गया, 5 आ गया। अच्छा, वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट कैन यू डू? आपने सीधा सीधा क्या कह देना है कि भाई देखो हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया, एफ ऑफ एक्स 3 x की पावर 2/3 माइनस 3/4 x की पावर 4/3 प्लस 5। यह आ गया एफ ऑफ एक्स। बड़े आराम से आपने आई गेस 3 से 4 नंबर स्कोर कर लिए होंगे। हाँ, 4 नंबर का सवाल है। अगला पार्ट क्या है, इन्होंने कह दिया एक कर्व है भाई, और कर्व की इक्वेशन दे दी है, और एक स्ट्रेट लाइन है उसकी भी इक्वेशन दे दी है। अच्छा, दोनों के अंदर एक कांस्टेंट है सी, अननोन वेरिएबल। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। लाइन और कर्व 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेटा whenever we talk about the point of intersection we need to solve both of these equations simultaneously, which means कि दोनों को इक्वेट कर दो। तो ये क्या बन जाता है बेटा, x² प्लस 2cx प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस सी। तो बेटा x² प्लस 2cx माइनस 4x प्लस 4 माइनस सी इक्वल टू 0। x² प्लस x 2c माइनस 4 प्लस 4 माइनस सी इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे इन्होंने कह दिया लाइन और कर्व दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। सेंस line intersects the curve at two distinct points. Therefore, b² - 4ac is greater than 0. बेटा b क्या है, 2c - 4, a 1 है, c क्या है, ग्रेटर देन 0। बेटा ये हो जाएगा 4c² -2 4 8 8 2 16 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 4c ग्रेटर देन 0। अरे भाई हमारे पास ये बड़े आराम से कहानी क्या हो गई, हमने कह दिया भाई ये 16 और ये 16 तो गया सीधा सीधा जन्नत में। 4c² माइनस 12c ग्रेटर देन 0। सही है बेटा। अब मैं इसे चाहूं तो 4c को कॉमन ले लूं भाई, मैं 4c मैंने जैसे ही कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा,
c माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अच्छा भाई, c की एक वैल्यू आ रही है जीरो और एक आ रही है थ्री। अब मैं देख रहा हूं भाई एक यू शेप कर्व है जिसके रूट्स क्या है, जीरो और थ्री। सही है, ये रहा जीरो और ये रहा थ्री। और ये पूरी चीज को बेटा ग्रेटर देन जीरो रहना है। ग्रेटर देन जीरो कब होगा, व्हेन इट इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस इस साइड पे और इस साइड पे। ये मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो बेटा ये क्या हो गया, c इज ग्रेटर देन थ्री एंड c इज लेस देन जीरो। ग्रेटर देन थ्री आ गई और लेस देन जीरो आ गया। फिर उसके बाद ये 5 नंबर और आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा, एक्स की पावर सिक्स। सेकेंड टर्म में एक्स की पावर सिक्स फाइव हो जाएगा इस पे, ए की पावर एक कम और बी की पावर वन होती है, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर वन। तो हमारे पास ये कहानी क्या बन रही है, एक्स की पावर सिक्स और फिर एक्स की पावर थ्री। फिर भाई तीन पावर कम हुई है ना, तो अगले टर्म में और कम हो जाएगी, यानी कि पावर हो जाएगी अब जीरो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टर्म। और भाई थर्ड टर्म में आप लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म में आप लिख देते हैं सिक्स सी टू, थ्री एक्स की पावर सिक्स माइनस टू, टू ओवर एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर टू। बेटा सिक्स सी टू इज बेसिकली 15 और बेटा थ्री की पावर फोर इज 81। 81 एक्स की पावर फोर और बेटा टू की पावर टू इज फोर। जन्नत जन्नत। तो बेटा 15 इंटू 81 इंटू 4, तो हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 4860। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 4860। सिंपल सा आंसर आ गया। फिर अब यहां पे इन्होंने एक बात कर दी कि भाई इसको मल्टीप्लाई करो वन माइनस एक्स क्यूब से। यार अब अगर अभी भी मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है वन माइनस एक्स क्यूब से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करो मैं इसका एक्स क्यूब वाला टर्म लूं और एक्स की पावर जीरो वाला टर्म लूं, जब एक्स की पावर जीरो वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी एक्स क्यूब आएगा, और इसका जब एक्स क्यूब वाला टर्म इसके वन से मल्टीप्लाई होगा तब भी एक्स क्यूब आएगा। यानी कि मुझे इसकी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म चाहिए। अब इसका मेरे पास सेकेंड टर्म तो नहीं है, लेकिन मैं बेटा सेकेंड टर्म निकाल सकता हूँ। सेकेंड टर्म क्या होगा, सिक्स सी वन, थ्री एक्स की पावर सिक्स माइनस वन, टू ओवर एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर वन, प्लस बेटा इसका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या था, 4860 था, 4860। ये बेटा पूरा किस चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, वन माइनस एक्स क्यूब से ना। अच्छा ये क्या आ जाता है बेटा, सिक्स सी वन सिक्स, थ्री की पावर फाइव इज 243, आई गेस, हाँ 243 एक्स फाइव। और ये क्या है बेटा, टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4860। बेटा इंटू सिक्स इंटू टू, 2916, 2916 एक्स क्यूब प्लस 4860। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वन माइनस एक्स क्यूब से। मुझे अब सिर्फ चाहिए क्या बेटा, एक्स क्यूब वाले टर्म ना, तो ये बन जाएगा 2916 एक्स क्यूब माइनस 4860 एक्स क्यूब। देखो जब ये इसको मैंने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करा है, इससे ही मल्टीप्लाई करा, इससे ने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, वरना तो एक्स की पावर सिक्स आ जाएगा। और मैंने इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करा, एक्स क्यूब आएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। सही है, तो हमें तो चाहिए क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, अरे 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 यार, हमें तो चाहिए था गाइस टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये मैंने गलती कर दी, मैं तो एक्स क्यूब वाले निकाल रहा था। अब अगर मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो ये तो एक बड़ी वो हो गई हमसे, ब्लंडर हो गया, मैंने सवाल में भूल गया, मैं एक्स क्यूब पे लग गया था। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर हमें चाहिए तो भाई इसका तो एक्स की पावर जीरो वाला इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसका मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर माइनस थ्री वाले इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सही है, तो जीरो आएगी ना एक्स की पावर। तो अब बात ये कि अब मुझे इसका एक्स की पावर माइनस थ्री वाला कौन सा होगा,
भाई इसकी सीक्वेंस चल रही है, तो इसका हमें फोर्थ टर्म चाहिए होगा। अब बेटा अगर मुझे इसका फोर्थ टर्म चाहिए, तो गाइज इसका फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म तो क्या है हमारे पास, सीधा सीधा 4860, 4860 प्लस फोर्थ टर्म चाहिए ना कि 63, 3x की पावर 6 - 3, 2/x² के ऊपर पावर 3, मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा, 1 - x³ से। ठीक है, तो कहानी वही है, सिंपल सेम रहती है। 63 = 20, हाँ 20 होता है, और 2 की पावर 3 = 8, x³ हो गया, ये 8/x6 हो गया, 1 - x³। अच्छा बेटा अब ये दोनों, तो ये x⁻³ बच रहा है, तो हो गया बेटा 4860 प्लस 20 × 8 × 8, 1280, 1280 x⁻³ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 - x³ से। बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब आएगा, जब 4860 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और फिर बेटा 1280 मल्टीप्लाई हो x⁻³ और x³ से। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। तो बेटा आपके पास क्या चीज आ रही है, 4860 - 1280, 4860 माइनस आंसर 3580 आ जाएगा। अरे बेटा 3 की पावर 3 = 27 ना, ये 3 था, ये 27 है, इंटू 27 इंटू 8, 4320 ही है, तो ये लो 4320, तो क्या हो गया बेटा, 4860 माइनस 4320, 540। सही है, परफेक्ट बेटा, कॉन्सेप्ट वही है हमारे, प्लस माइनस की ये छोटी ये वाली तो गलती हो ही जाती है, खैर होनी नहीं चाहिए, जबकि मार्क्स जाते हैं सीधे सीधे। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर बोथ इक्वल टू ए। जीपी और एपी दोनों के फर्स्ट टर्म बेटा ए है। द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, यानी कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है बेटा, AR² इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A+D होता है। फिर उसके बाद द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि AR4 इज इक्वल टू द सिक्स टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A+5D। ठीक है, गिवन दैट ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन टर्म्स ऑफ A। इन टर्म्स ऑफ A चाहिए भाई, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा पहला काम तो हम बड़ा सीधा करेंगे, हम यहाँ पे AR², जैसे क्या है ना बेटा, यहाँ पे AR² ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है हमारा, सही है। मैं अगर चाहूं तो मैं AR4 को AR² इंटू R² A+5D लिख सकता हूँ, सही है। असल में मैं ये कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपको जो एंड में टर्म चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ A चाहिए, R गायब करना है ना हमने, तो AR² की जगह हम लोग क्या लिख देंगे भाई, A+D, R² इज इक्वल टू A+5D। सही है बेटा, R² क्या आ जाएगा आपके पास, A+5D अपॉन A+D। यहां तक आ गया आप लोग, R² आ गया बेटा आपका सब्जेक्ट बन के। जब आपके पास एक बार बेटा R² सब्जेक्ट बन के आ गया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था ना भाई, तो अब हम लोग बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। हाँ बेटा डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं ना, मैं फिर से समझाया तुम बेटा, नहीं कुछ बच्चों को चीजें थोड़ी सी टेढ़ी लग रही हैं भाई, देखो दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है बेटा, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, एपी का भी और जीपी का भी। ठीक है, इन्होंने आपको बड़ी सीधी सी बात बोली है कि भाई AR² किसके बराबर है, A+D के। भाई थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR² होता है, एंड बेटा सेकंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज A+D। तो हमने यहाँ पे बड़े आराम से क्या लिख दिया, A+D, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, फिर मैं अगर दूसरे की बात करूं, इन्होंने क्या कह दिया, द फिफ्थ टर्म, द फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज A+D। तो हमने यहाँ पे बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। हाँ बेटा डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं ना, मैं फिर से समझाया तुम बेटा, नहीं कुछ बच्चों को चीजें थोड़ी सी टेढ़ी लग रही हैं भाई, देखो दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है बेटा, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, एपी का भी और जीपी का भी। ठीक है, इन्होंने आपको बड़ी सीधी सी बात बोली है कि भाई AR² किसके बराबर है, A+D के। भाई थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR² होता है, एंड बेटा सेकंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज A+D। तो हमने यहाँ पे बड़े आराम से क्या लिख दिया, A+D,
of the geometric progression is equal to the sixth term of arithmetic. बेटा फिफ्थ टर्म ऑफ geometric progression क्या होता है? ए आर की पावर 4. बेटा ए आर एन माइनस वन है ना जीपी का फॉर्मूला टर्म का, इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म. अब बेटा सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ रहा है? सॉरी, सिक्स टर्म, ए प्लस 5d, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है. यहां तक बेटा किसी को कोई मसला नहीं है? पक्की बात है बेटा. तो बेटा हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बात सुनो बेटा. ये ए आर स्क्वायर है ना, ए प्लस डी. तो मैं सेकेंड इक्वेशन के ए आर फोर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 5d. इस ए आर स्क्वायर को अगर मैं बेटा सब्जेक्ट बना लूं, या आर स्क्वायर को मैं अगर सब्जेक्ट बना लूं बेटा आप लोग के आगे, तो आप ये बात जान सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 5d अपॉन ए आर स्क्वायर. बेटा ए आर स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में क्या था हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन ये वाली में ए आर स्क्वायर ए प्लस डी के बराबर था. तो बेटा आप यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं ए प्लस 5d अपॉन ए प्लस डी. ये आ गया आपके पास. अब बेटा आप इसी आर स्क्वायर को यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सही है. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, ए प्लस 5d अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी. तो बेटा ये हो जाएगा ए प्लस 5d इज इक्वल टू ए प्लस डी होल स्क्वायर. ठीक है. तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5ad, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर. भाई मैंने आर को इसलिए सब्जेक्ट बनाया क्योंकि मुझे बेटा ए और डी चाहिए था आपस में रिलेशनशिप, क्योंकि जो इन्होंने सम मांगा है ना वो मांगा है इन टर्म्स ऑफ ए, आर नहीं आना चाहिए. खैर अब बेटा ये ए स्क्वायर कट गया, तो मैं कह सकता हूं कि भाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5ad माइनस 2ad. बेटा डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3ad. सही है. तो बेटा एक तो डी की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी डी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 3a. डी आ गया 3a. अब बेटा सम ऑफ 20 टर्म्स का है ना इन्होंने, तो बेटा सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होता है, 20/2 यानी कि n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन इंटू डी. तो बेटा ये हो जाएगा 10, 2a प्लस 19d. अब बेटा अभी हमने देखा है कि d किसके बराबर है, 3a के बराबर है. 10 2a प्लस 19 इंटू 3a. तो बेटा 19 इंटू 3 57, 57 प्लस 2 59, 10 इंटू 59 a. तो बेटा सम ऑफ 20 टर्म्स आपके पास क्या आ गया, 590a. खत्म हो गई बात. सही है. चलो अब आगे चलते हैं हम लोग. आई होप इसमें इतना टाइम लगाने के बाद बच्चों को समझ आई है. हाँ थैंक यू बेटा, शुक्र है आपको समझ तो आया. यहाँ पे अब इसको एक्सप्रेस करना है बेटा, आप चाहो तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, लेकिन आप लोगों को कंपेयरिंग से करना है. लेट्स गो फॉर कंपेयरिंग मेथड. 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b. बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ना ओपन करके. सही है. अब बेटा आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने का फायदा नहीं है. सही है. तो हम पहले एक्स को कंपेयर कर लेते हैं भाई. माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 4ax. एक्स एक्स जन्नत माइनस माइनस जन्नत. तो बेटा a की वैल्यू आ गई 2. सही है. फिर उसके बाद बेटा आपने कॉन्स्टेंट्स को देख लिया. यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 14, यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर प्लस 2b. 14 8 प्लस 2b. बेटा 14 माइनस 8 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3. सही है. प्लस 3 आ रहा है. तो बेटा आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3. पूरे में से बेटा कॉमन निकला हुआ है ना, तो ये हो गया इसका आंसर. अच्छा अब मैं वैसे एक बात बोलूं आपको, ऐसे ही मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोल रहा हूँ. गाइज इसको अगर मैं चाहता तो मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूँ, 2
x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 6। इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि बेटा टू कॉमन सबसे निकला हुआ है ना, हमें बी से नहीं चाहिए। अब ये अपनी जनरलाइज फॉर्म में आ गया। अच्छा, इस जनरलाइज फॉर्म में हमें पता चल रहा है कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 2,6 और एक यू शेप कर्व है। सही है। अब तबरेज बेटा मिडिल टर्म से मैं क्या करवाऊँ, अब बेटा अब तो मैंने करवा दिया, टाइम नहीं जाया करते। अब इन्होंने क्या कह दिया है, फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड। अच्छा, दोनों की डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। अब ये क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x onto the graph of g of x, making clear in order which in which the transformations are applied। बेटा देखो, f of x तो हमारा खाली एक्स स्क्वायर। अच्छा, जी ऑफ एक्स वही ऊपर वाली इक्वेशन है सेम। मैंने इस तरह से लिख के अपने लिए थोड़ी सी आसानी करी है। सही है। क्या आसानी करी है भाई, जी ऑफ एक्स जैसे इन्होंने जिस फॉर्म में लिखवाया ना, जानबूझ के लिखवाया था, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3। इस फॉर्म में इन्होंने जानबूझ के लिखवाया ताकि बच्चे को समझ आ सके कि ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वर्टिकल स्ट्रेच है, ये इसने लिखवाया था। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे विद इन द ब्रैकेट क्या हो रहा है। अब विद इन द ब्रैकेट हमें नजर आ रहा है कि ये +3 का मतलब क्या है कि वर्टिकल ट्रांसलेशन है। सही है। और फिर बेटा ये -2, क्यों देखो ना, खाली एक्स स्क्वायर है और इसको अगर मैं देखूं तो बेटा एक्स स्क्वायर -3 है और +3 है, तो यानी कि 3 यूनिट वर्टिकली अप ट्रांसलेट हुआ है। माइनस होता है तो हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स राइट ट्रांसलेट होता है। तो मैं कह दूंगा 2 यूनिट्स राइट ट्रांसलेट, 3 यूनिट अप ट्रांसलेट। फिर उसके बाद पूरे फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 2 पूरे फंक्शन को करने का क्या मतलब है कि आपने बेटा यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, इसको स्ट्रेच कर दिया है वर्टिकली विद स्केल फैक्टर ऑफ 2। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वही वर्टिकल स्ट्रेच का स्ट्रेच फैक्टर होता है। ठीक है बेटा। तो अब लिखेंगे कैसे हम ऑर्डर के साथ, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज हमने देखी, द फंक्शन f of x is translated 3 units vertically upwards and 2 units towards right। बेटा माइनस है ना, x -2 है इसलिए। सही है। टूवर्ड्स राइट, दैट इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख दोगे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ 2 and 3। बेटा आपने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कर दिया, फॉलोड बाय a vertical stretch with, बेटा वर्टिकल स्ट्रेच में एक्स एक्सिस इनवेरिएंट लाइन होती है, with x axis as the invariant line and stretch factor of 2। अब एक बच्चे ने पूछा है पहले हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है फिर वर्टिकल। बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन करो या वर्टिकल की, फाइनल ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एक साथ लिखना होता है। ठीक है। तो अब बेटा हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बेटा एक अदद आपके सर्कल बन गया है, एक लाइन दे दी है, सर्कल की इक्वेशन दे दी है, विच मीन्स कि बेटा आपके सर्कल का सेंटर भी है। भाई सेंटर क्या हो गया इसका, -1, 2, और रेडियस क्या हो गया है, √85। ओके, चलो आगे देखते हैं। बेटा ए बी इज बेसिकली अ कॉर्ड, नजर आ रहा है भाई। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। The equation of a circle this and the straight line this are shown in the diagram। लाइन की भी इक्वेशन है। The line intersects a circle at A and B and the center of the circle is at C। ठीक है। Find by calculation the coordinates of A and B। भाई कोऑर्डिनेट सही है और B के।
कुछ भी नहीं बेटा, लाइन की इक्वेशन में वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, वो सर्कल की इक्वेशन में डाल दो, यानी कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिख दो आप, 3x - 20 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 3x - 22 होल स्क्वायर माइनस 85 इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9x² 2 3 जा 2 into 3 into 22 132 माइनस 132x प्लस 22 का स्क्वायर 484 माइनस 85 इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये तो हो गया बेटा 10x² माइनस 130x फिर 1 प्लस 484 माइनस 85, तो 400 आ रहा है, प्लस 400 इक्वल टू 0। बेटा सब चीजें 10 से डिवाइड हो सकती हैं। x² माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0। बेटा 40 कब होता है, 8 5 सा, ठीक है भाई। x² माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इक्वल टू 0। भाई x माइनस 8 माइनस 5 x माइनस 8, तो बेटा एक x कोऑर्डिनेट आ रहा है 5 और एक आ रहा है 8। भाई x कोऑर्डिनेट आ गए, ए और बी के। y कोऑर्डिनेट में डेफिनेटली निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 20, 3 5 is 15, 15 minus 20 is minus 5, y is equal to 3 into 8 minus 20, 3 8 is 24, 24 minus 20 is 4। तो बेटा हमारे पास एक पॉइंट क्या आ रहा है x का, 5 कॉमा -5, और एक पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 8,4। ए हो गया बेटा 8,4 और बी हो गया 5,-5। ये आ गया बेटा दोनों आंसर्स, सही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जरा इसको देखते हैं अब हम लोग। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, एक बच्चे का सवाल आया कि डिटरमिन कैसे करेंगे कि कौन सा ए कौन सा बी है। बेटा ए का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, बी का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, चेक करें ना बेटा आप, इस तरह से आपने करना है। फिर अगला पार्ट क्या है, जरा देखते हैं अब हम लोग अगले पार्ट में क्या हो रहा है। अब बेटा यहाँ पे क्या कह दिया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालो जिसका हैज इट सेंटर एट सी एंड फॉर विद द लाइन विद इक्वेशन दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब बेटा हमने कुछ ऐसा करना है कि कोई सर्कल की इक्वेशन निकालो, सही है, जिसमें आप लोगों के पास सेंटर सी पे हो। सी के क्या कोऑर्डिनेट्स आए थे, -1 और 2। सर्कल का बेटा सेंटर हो सी -1, 2। Let's see for with the line with equation, अब ये जो लाइन है ना y is equal to 3x minus 20 is a tangent to the circle। अब बेटा ये 3x minus 20 tangent to the circle हो जाए। अब बेटा अगर 3x minus 20 tangent to the circle हो जाएगी किसी ऐसे सर्कल के साथ, तो वो जो हमारा सर्कल होगा वो सर्कल हमारा कुछ इस तरह से बन रहा होगा। याद रखना सर्कल का बेटा जो सेंटर है वो सी है। अगर कोई सर्कल हो जिसका सेंटर बेटा सी हो, तो जाके किस पॉइंट पे टकराएगा, ए बी के मिड पॉइंट पे टकराएगा, यस और नो। भाई कोई सर्कल हो जिसके लिए ए बी टेंजेंट हो जाए, ए बी लाइन तो सेम ही रहेगी, लेकिन वो सर्कल का बेटा सेंटर अभी भी सी पे, ये सेम सर्कल वाला ही सेंटर है, तो भाई वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि वो ए बी के मिड पॉइंट से जाके मीट करेगा। तो हम ए बी का क्या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी हम निकालेंगे फिर।
सर्कल विद सेंटर C and AB as tangent will meet the line. वैसे लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, AB at the midpoint of AB. देखो बेटा, हाँ ये बेटा जरूरी है, क्योंकि देखो हमारा अभी भी सेंटर तो सेम ही रह रहा है। देखो जो इस सर्कल का सेंटर है वही नए सर्कल का भी सेंटर है, सही है। अब नए सर्कल का भी सेंटर सेम है, लेकिन अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि उसका सेंटर सेम है लेकिन अब ए बी टेंजेंट रहेगा, तो ये जाके कहाँ पे मीट करेगा? टेंजेंट किस पॉइंट पे होगा? ए बी के मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि देखो सेंटर तो सेम ही है। और ये जरूरी है ऐसी सिचुएशन में, जब एक और सर्कल जिसका टेंजेंट एक सेम लाइन हो, जो कि एक सर्कल के लिए कॉर्ड है, एक सर्कल के लिए कॉर्ड है, दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है, लेकिन उस सर्कल का जो बेटा सेंटर है वो अभी भी सी है, तो ये कहाँ पे मीट करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ इस लाइन के, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे मीट करेंगे, सही है। तो ये तो जरूरी है। तो अब आप बेटा निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा ए बी का मिड पॉइंट क्या आएगा? 8 + 5 ÷ 2, कॉमा -5 + 4 ÷ 2। बेटा 8 + 5 हो गया 13, 13/2 और -1/2। यानी कि बेटा टेंजेंट का पॉइंट क्या होगा हमारे पास? एक सर्कल है, सेंटर पॉइंट है हमारे पास क्या? -1 2, और टेंजेंट जो है वो किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे। ये क्या है? 13/2 कॉमा -1/2। अच्छा सर, हमें कैसे पता है कि मिड पॉइंट है? बेटा मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ, सूर्य सर ये क्या हमेशा होता है कि मिड पॉइंट पे ही टेंजेंट बनेगा? अरे भाई ये इसलिए इस मिड पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ बेटा, इस सर्कल का सेंटर, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है सर्कल, उस सर्कल का सेंटर सी है, उसके लिए ये वाली लाइन एक कॉर्ड है, कॉर्ड, सही है। अब अगर मैं एक और सर्कल बनाऊंगा जिसका सेंटर सी हो, यानी कि वो इससे थोड़ा छोटा होगा, वो इससे थोड़ा छोटा होगा, इनसाइड दिस वेरी ओन सर्कल होगा। तो भाई जब वो एक कॉर्ड है और दूसरे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है, तो जिनका दोनों का सेंटर सेम है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है और इस बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, तो बेटा ये हमेशा कहां पे जाके मीट करेगा? कॉर्ड के मिड पॉइंट पे मीट करेगा बेटा, क्योंकि सेंटर दोनों का सेम है, ये चीज याद रखना। अब बेटा मांगा क्या इन्होंने? इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए इस नए वाले की। तो बेटा पहले तो आपको रेडियस निकालना होगा। ये रेडियस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो बेटा आपके रेडियस क्या आ रहा है? √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सही है। अब ये क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? 13/2 यानी कि 6.5 + 1, 7.5 का स्क्वायर, 56.25, 2 + 0.5, 2.5 का स्क्वायर, 6.25, 6.25 प्लस 56.25, बेटा ये आ रहा है 62 पॉइंट, √62.5। बेटा रेडियस आ गया आपके पास।
अब आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट ऑफ 62.5 का स्क्वायर। जन्नत जन्नत। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन बन गई x+1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 62.5। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सीधी सीधी। सही है। तो अब बेटा जब हमारे पास ये वाले सवाल का सोल्यूशन निकल आया, अब हम लोग देखेंगे यार अगला क्या सवाल है। अब बेटा अगला सवाल आ गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। हम हमेशा वो वाली साइड कंसिडर करते हैं जो कि थोड़ी सी हमें बदसूरत नजर आ रही हो, और यहाँ पे ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ही बदसूरत नजर आ रही है क्योंकि इसमें सॉल्व करने के बहुत ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला काम, ए प्लस बी ए माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड पे लगना है। डिनोमिनेटर को तो पहले हमने वो ले लिया एलसीएम, कॉस थीटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है भाई? कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा से। बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा है, लेकिन बनने दो, हमें क्या जा रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमने। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि गलती के चांसेस हमारे खत्म हो जाए। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना बेटा। तो हो जाएगा यार क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया भाई। तो हमारे पास अब कहानी क्या हो जाएगी? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में माइनस बेटा 5 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा पूरी चीज डिवाइड किससे हो रही है? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा वैसे क्या प्रूफ करना है? माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई कहानियां और आगे सुनते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 5 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये वाली पूरी चीज वन होती है, एज इट इज वन लिख दिया हमने। तो हो गया +2 माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा ये माइनस माइनस +2 × 1, कहानी खत्म। अच्छा अब हम जरा कहानियां थोड़ी सी और देख लेते हैं भाई। कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज है, साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें कॉस है। तो बेटा ये 5 साइन थीटा कॉस थीटा 5 साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों गए जन्नत में। 2 + 2 होता है 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -4 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये हमारे पास चीज क्या आ जाएगी? 4 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्रूव्ड। कोई मसला ही नहीं है यहाँ तक। एक्सप्रेशन बड़ा था, लेकिन देखो मार्क्स भी तो बेटा फिर 4 दिए ना इन्होंने। अगला पार्ट क्या है, इस पूरी इक्वेशन को =5 कर दिया है। तो मैं बड़े आराम से क्या करूंगा इसको,
लिख दूंगा एज इट इज जो एक्सप्रेशन हमारा है, 4/5 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 5। -1 है ना भाई हमारा, -4 है सॉरी। सही है, कोई मसला नहीं है। अब बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, 4/25 cos स्क्वायर थीटा -20। चलो भाई देख लेते हैं आगे कहानी, हम बेटा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। 25 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24/25। cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24/25। पहले आप अल्फा निकाल लेंगे, cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 24 बेटा हमारे पास एंगल क्या होगा, डिग्री में होगा, शिफ्ट मेन्यू एंगल यूनिट डिग्री। बेटा रूट ऑफ 24/25 शिफ्ट cos इनवर्स आंसर 11.54 डिग्री। अब बेटा हमारी डोमेन तो कहां से कहां तक है, 0 से 180। अच्छा प्लस माइनस से तो चारों क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन हमारी से डोमेन 0 से 180 है तो हम खाली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अल्फा 11.5, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया 180 माइनस अल्फा 168.5। बेटा हमारी ये कहानी बड़े आराम से क्लियर हो गई। आगे चलते हैं अब हम लोग बेटा, और तो कोई पार्ट नहीं है इसका, नहीं। अब एक और सर्कल का सवाल आ गया। अच्छा इस पेपर में दो दो सवाल नहीं है सर्कल के, दैट्स रियली, दो सवाल तो मैंने अभी तक देखे नहीं थे ऐसे पेपर। चलो देखते हैं, ये शायद इतना मुश्किल ना हो। इन्होंने क्या कह दिया, द डायग्राम शोज द सर्कल विद इक्वेशन दिस, द chord AB of the circle intersects the positive x-axis at y, intersects the positive y-axis at A। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास, एक पॉइंट तो आ ही गया ना। एंड इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा, पॉइंट ए के तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ ना। यहाँ पे बेटा वाई एक्सिस है तो एक्स जीरो होगा, वाई एक्सिस है तो एक्स क्या होगा, जीरो। तो क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी चाहिए ना मैं, भाई मैं कुछ नहीं करने वाला, मैंने बड़े आराम से क्या कहना है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास 2,0, सेंटर ऑफ सर्कल 2,0 है। ये इक्वेशन से मैंने जज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इस पॉइंट की ए की, एट ए एक्स क्या है 0, तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 4 + y² इज इक्वल टू 8, y² इज इक्वल टू 4, y विल बी इक्वल टू व्हाट 2। ये y क्या हो गया बेटा 2 हो गया, x क्या है 0, सही है। अब बेटा अगर y 0 है, यहाँ पे भी बेटा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 होगा। मसला ये मेरे पास यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करता हूँ। बेटा ये हॉरिजॉन्टल है ना कॉर्ड, गाइस द कॉर्ड इज हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं सेंटर से बात करूं, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो तो सेम होगा। तो भाई अगर यहां से यहां जाना 2 यूनिट है तो यहां से आना भी 2 यूनिट होगा। तो बेटा इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। तो आप लोगों ने क्या कह देना है बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 0,2, और बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,2। क्योंकि बेटा जो है हमारा सेंटर
एक्स एक्सिस पे है और हमारी कॉर्ड हॉरिजॉन्टल है, मिड पॉइंट होता है। तो ये ए और बी के बेटा कोऑर्डिनेट्स आगे 3 नंबर दे दिए। अच्छा हाँ, ये देखो ना अगले पार्ट में ये शेडिंग वेडिंग है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन द शेड segment bounded by the circle and the chord AB is rotated 360 degree about x axis। चलो भाई, मैंने इसको रोटेट करना है अबाउट x axis। ये 4, ये है 0। मैं एक बात बोलूंगा, पहले भाई इस लाइन को देखते हैं। अगर बेटा ये लाइन रोटेट होती है 360 डिग्री अबाउट x axis, तो एक अदर सिलेंडर बनता है। ये क्या होगा बेटा? रेडियस होगा विच विल बी 2। ये क्या होगी? हाइट होगी विच इज 4। सही है बेटा। अगर मैं इतनी सी लाइन को रोटेट करूं विद द एक्स एक्सिस, तो हमारे पास बेटा एक अदद सिलेंडर बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन की रोटेशन पे। और सिलेंडर के बेटा इसका रेडियस क्या है? 2 है। हाइट कितनी है? 4 है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेटा रेडियस अभी मैंने डिटरमिन करा 2 है, तो बेटा 16 पाई आ रही है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं भाई, ये जब हमारे पास कहानी है, मैं अगर चाहूं तो मैं इस पूरे हिस्से को, इसको अगर मैं रोटेट करूं 0 से 4 तक के नहीं है, तो बेटा हमारे पास कुछ अजीब सा 360 डिग्री वाला कुछ शेप बन रहा है। लेकिन रोटेशन जब भी होती है विद द एक्स एक्सिस, तो हमारा तो एक फॉर्मूला है भाई बड़ा सीधा सा। क्या है? पाई x2 x1 वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये वाली चीज बेटा हम लोगों ने करी हुई है। सही है। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सर्कल अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला? वॉल्यूम पाई विद द एक्स एक्सिस है ना, x2 x1 वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। यही थी बेटा हमारी इक्वेशन वॉल्यूम के लिए। पाई एक्स की लिमिट्स क्या है बेटा? 4 और 0। वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर को अगर मैंने सब्जेक्ट बनाया तो ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब अगर मैं बेटा इसका वॉल्यूम निकालने जाऊं, पाई 4 0 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और dx। बेटा पाई 4 0 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 डॉट dx। पाई 4 0 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डॉट dx। अब बेटा मैंने इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट सप्लाई करनी है। पाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 plus 4x and your limits are 4 and 0। पाई 2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 0। वॉल्यूम पाई बेटा 2 इंटू 16 इज 32 माइनस 6 4 का क्यूब क्या होता है बेटा? 64 होता है वैसे तो। 64 बाय 3 प्लस 4 4 16 और ये पूरी चीज 0 है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 3 32 माइनस आंसर प्लस 16। तो बेटा 80 पाई बाय 3 हमारे पास वॉल्यूम आ रही है। 80 पाई बाय 3। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ जो शेडेड वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ शेडेड में क्या करेंगे आप? 80 पाई बाय 3 माइनस जो भी हमारी सिलेंडर की वॉल्यूम थी विच वॉज 16 पाई, 16 पाई माइनस 16
तो बेटा हमारा आंसर आ रहा है 1032/3 ये आ गया आपके पास आंसर। सही है। अब बेटा बहुत सारे बच्चे जो है ना अजीब अजीब से सवालात पूछ रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये सिलेंडर कहाँ से आ गया। उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उस बच्चे ने मेरी अभी तक रिकॉर्डिंग्स देखी ही नहीं है, सिरे से नहीं देखी है। ओ भाई, जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रोटेट करते हैं विद द एक्स एक्सिस तो हमेशा सिलेंडर बनता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी T1 के, ये जब वॉल्यूम वाला हम पार्ट पढ़ रहे थे। ये देखिए बेटा, वॉल्यूम जनरेटेड व्हेन शेयर्ड एरिया इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। जनरलाइज फॉर्मूला ये था हमारा। फिर मैंने कहा था अगर कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, सही है, तो ये हमेशा क्या बनाएगी, एक अदद सिलेंडर बनाएगी। ये हिस्सा हमारा हाइट हो जाता है, ये हिस्सा हमारा रेडियस हो जाता है। सही है ना। तो बेटा पाई आर स्क्वायर एच से आप कर लेते हैं आराम से। और फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर आप चाहो तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4, तो आप लिख देते वाई स्क्वायर, है ना जनरलाइज फॉर्मूला। तो 4 स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट कर दिया, वहां पे 2 y इज इक्वल टू 2 थी लाइन की इक्वेशन। सही है। क्योंकि देखो ना बेटा, हमने पहले क्या करा है, पूरे सर्कल को भी इंटीग्रेट कर दिया भाई, इसके साथ रोटेट करा। फॉर्मूला यही है हमारा, वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, जब भी एक्स एक्सिस का रोटेशन हो, x2 x1। तो बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 8 - x - 2 होल स्क्वायर। सही है। फिर माइनस करिए सिलेंडर का वॉल्यूम। खैर चलिए, कोई मसला नहीं। बेटा हमारे अभी कितने साल हैं, 2 3 साल पढ़े हैं इस पेपर में, आप लोग काफी स्लो चले हो। चलो खैर है। बेटा f g and h, फंक्शन f दे दिया है, g दे दिया है, h दे दिया है। सॉल्व द इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0 गिविंग योर सोल्यूशन इन दिस फॉर्म। ठीक है। बेटा अब आपके पास f of x है, सही है। f of x इज इक्वल टू 0 इन्होंने कहा है इस तरह से सॉल्व करके दो। तो आप क्या कर दोगे यार, x माइनस 4√x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन्होंने कहा x का आंसर इस फॉर्म में दो, तो आप क्या कह दोगे यार, ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट a बी इक्वल टू रूट एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, a² - 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है। तो बेटा आपके पास यहाँ पे पूरा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे a को, तो ये आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2 × 1। बेटा a क्या आ रहा है, 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 - 4 विच इज 12/2। बेटा a की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास, 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, और एक आएगी 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। जो बेटा √12 जो होता है 2√3 होता है। लेकिन तो हमारे पास a की वैल्यूज आई हैं, हमें तो किसकी चाहिए, हमें तो भाई x की चाहिए। सही है ना। अब अगर मुझे x की वैल्यूज चाहिए तो वो मैं कैसे निकालूंगा, ये मुझे अब सोचना पड़ेगा भाई। सोचेंगे तभी तो काम होगा हमारा। सही है बेटा। तो आपके पास x की वैल्यू, यानी कि एक बार x आएगा स्क्वायर ऑफ, वैसे मैं अगर चाहूँ मैं इसे सिंप्लीफाई भी तो कर सकता हूँ मजीद। यार ये हो जाएगा 4/2 प्लस 2√3/2। ए क्या आ गया, 2 प्लस √3, और एक क्या आ जाएगा, 4/2 माइनस 2√3/2। तो आ जाएगा 2 माइनस √3। खैर अब बेटा एक बार क्या आ गया x, क्योंकि देखो बेटा x क्या है, स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू रूट ऑफ x है ना। तो बेटा अगर मुझे x चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, और एक बार 2 माइनस √3 का स्क्वायर। सही है बेटा। जब मैं इनको अब जब सिंप्लीफाई करूंगा
तो सिंप्लीफाई करके मुझे इस फॉर्म में आंसर देना है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से खुलेगा यार, लंबी ख्वारी है। 4 + 2 = 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है भाई। और एक पॉइंट है 4 माइनस 4 √3 प्लस 3। ओके, तो एक रूट आ गया 7 प्लस 4 √3 और एक आ गया 7 माइनस 4 √3। इसी फॉर्म में इन्होंने दोनों आंसर मांगे हैं। इन्होंने कितने मांगे हैं? सॉल्यूशन सही है भाई, यही आंसर आएंगे। सॉल्यूशंस दो है ना बेटा, ये दोनों आंसर आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू जी एच एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n। f of x पहले मैं लिखूं x माइनस 4 √x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास f of x। g of x क्या है? mx² प्लस n। h of x क्या है? √x माइनस 2। अच्छा भाई, अब जी एच एक्स का मतलब क्या होता है? जी एच एक्स का मतलब क्या है? फंक्शन जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां एच ऑफ एक्स डाल दो। तो भाई m √x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस n। तो बेटा जी एच एक्स m x माइनस 4 √x प्लस 4 प्लस n। बेटा ये क्या हो जाएगा? mx माइनस 4m√x प्लस 4m प्लस n। और ये इन्होंने किसके बराबर कह दिया भाई? माशाल्लाह, एफ ऑफ एक्स के बराबर कह दिया। तो अब अगर मैं इसको कह दूं x माइनस 4 √x प्लस 1 mx माइनस m टाइम्स 4 √x प्लस 4m प्लस n। बेटा अगर मैं यहाँ पे बैठ के x को कंपेयर करूं, तो बेटा एक साइड पे x लिखा है और एक साइड पे mx लिखा है। x कट गया, सही है। और यहाँ पे बेटा आपके पास सीधा सीधा m आ जाएगा 1। फिर मैं बात करता हूँ, √x को कंपेयर करने फायदा नहीं है, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं भाई। यहाँ पे कांस्टेंट है 1 और इस तरफ क्या है? 4m प्लस n। 4 1 प्लस n। तो बेटा n क्या आ गया आपके पास? -3। m और n की बेटा वैल्यूज आ गई। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बेटा देख लेते हैं अब इस सवाल में भी क्या हो रहा है। सर्कुलर मेजर का लग रहा है, हाँ सर्कुलर मेजर ही का है। इस सवाल में, इस पेपर में देख रहा हूँ काफी सर्कल सर्कल खिला है इन्होंने। फेब मार्च 2022 है ना? ठीक है भाई। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 5 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 8 है। नजर आ रहा है, हमें देख के ही पता चल रहा है। छोटे वाले सर्कल का सेंटर ए है, बड़े वाले सर्कल का सेंटर बी है। फिर इन्होंने क्या कह दिया? पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन। या मुझे पहले थोड़ा सा सवाल पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। खैर देखते हैं। भाई इन्होंने फिर ये भी बता दिया कि ये राइट एंगल है। ठीक है भाई। अब उससे मुझे एक चीज का फायदा हो रहा है कि मैं बेटा डी भी निकाल सकता हूँ। डी भी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूँ, ये एंगल भी निकाल सकता हूँ। अब मेहनत करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि देखो पेरीमीटर के लिए ये चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए ना। सही है। तो मैं पहले तो यार ये पूरा डीबी निकाल लेता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पूरा बेटा डीबी निकालने जाता हूँ, तो हमारे पास कहानियां क्या बन जाती हैं? एक सेकंड बेटा जरा रुक जाए। पेरीमीटर कंसिडरिंग ट्राइंगल एडीबी।
TB. तो बेटा AB इज द हाइपोटेन्यूज. AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर. DB क्या आ जाएगा आपके पास? 513 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और टोटल पे रूट. 13 का स्क्वायर माइनस 25. बेटा ये आ जाएगा DB 12. DB अगर पूरा 12 है तो बेटा DE क्या आएगा? DE will be equal to 12 minus 8, which is 4 सेंटीमीटर. DE पेरीमीटर का पार्ट है इसलिए मैंने इसको, हाँ बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है. बहन पाइथागोरस थ्योरम की ये स्पेलिंग नहीं होती है. खैर छोड़े, स्पेलिंग से क्या लेना देना, जब टीचर बन जाओगे तब फर्क पड़ेगा, अभी नहीं पड़ रहा. अब बेटा मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं बड़े आराम से क्या काम करूंगा बेटा, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं. साइन BAD, साइन BAD ऑपोजिट साइड क्या है? 12. हाइपोटेन्यूज क्या है? 13. तो एंगल BAD क्या आ रहा है हमारे पास? बेटा आपने फौरन से अपनी कैलकुलेटर का मोड बेटा रेडियन में करना है. साइन इनवर्स ऑफ 12/13. 1.176. 1.176. अब बेटा मुझे ये वाला एंगल चाहिए. साइन DB है बेटा, इसके ऑपोजिट क्या है? 5 है. 5/13. बेटा DBA. ऐसे तो मैं पाई में से माइनस भी कर सकता था ये ऐड करके, लेकिन मुझे बेटा वो थोड़ी सी ख्वारी का शौक है. 5/13 तो यार 0.395. 47 है, 5 कर देता हूँ. 0.395. तो बेटा पेरीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा गाइस? R थीटा प्लस R थीटा. आर बल्कि मैं इस तरह से नहीं लिखता, मेरा थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हो गया. आर्क लेंथ CD प्लस आर्क लेंथ CE प्लस DE. तो भाई अगर मुझे आर्क लेंथ CD चाहिए, R थीटा होती है रेडियस क्या है इसका? इसका तो रेडियस सॉरी 5 है. 5 इंटू 1.176. आर्क लेंथ CE उसका रेडियस 8 है और उसका एंगल है 0.395. और DE की लेंथ क्या है बेटा? 4. तो बेटा आपके पास पेरीमीटर क्या आ गया? 5 इंटू 1.176 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 0.395. यार है बेटा 13.04. अब बेटा 13.04 लिखो या खाली 13 लिख दो, कोई मसला नहीं है. 3 सेकंड में आंसर दे दिया मैंने. चलो भाई आगे थोड़ी सी और एंजॉयमेंट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन. यार एरिया ऑफ द शेड रीजन है, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो और माइनस कर दो क्या? दोनों सेक्टर्स का एरिया. बेटा शेडेड एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस क्या थी भाई इसकी? 5 और हाइट थी 12. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ R² थीटा यानी 5² इंटू 1.176 प्लस हाफ 8² इंटू 0.395. सही है बेटा, हमने क्या हरकत कर दी?
पूरे ट्राइंगल में से ये सेक्टर और ये सेक्टर को माइनस कर दिया। तो चलो भाई, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो फिर वही वाली बात, 30 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, 1.176, 14.7 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.3395, 12.64 प्लस 14.7, 30 माइनस आंसर 2.66। बेटा शेड एरिया आ रहा है आपके पास 2.66। चलो भाई, हमारी कहानी यहाँ पे आसानी से पूरी हो गई। फिर उसके बाद क्या है भाई हमारा सवाल? इट इज गिवन दैट अ कर्व हैज इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन दी थी बेटा, और के की फॉर्म में दी है इन्होंने। फाइंड इन टर्म्स ऑफ के द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच देयर इज अ स्टेशनरी पॉइंट। बेटा ऐसी क्या वैल्यूज होंगी एक्स की जब स्टेशनरी पॉइंट हो? अब बेटा स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, पहले तो हमें इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। भाई अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ के, 3x माइनस के माइनस वन प्लस 3x। बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? माइनस के इंटू 3 प्लस 3 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 के 3x माइनस के होल स्क्वायर प्लस 3। बेटा ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे यार? एट स्टेशनरी पॉइंट। बेटा स्टेशनरी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? इक्वल टू जीरो होता है। जीरो इज इक्वल टू -3 के प्लस 3 इंटू 3x माइनस के होल स्क्वायर अपॉन 3x माइनस के होल स्क्वायर। जन्नत में गया यार ये तो। -3 के प्लस 3 इंटू 3x माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बेटा हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, कि जब इसका स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो। सही है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? जरा थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि भाई एग्जिस्ट करे इन टर्म्स ऑफ के द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच देयर इज अ स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकले। ओ भाई रूट निकले यानी कि उस वक्त हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। इक्वल टू भी हो सकता है ना कि टेंजेंट एक ही बन रहा है स्टेशनरी पॉइंट, या ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल आ रहे हो। तो अब यानी कि बेटा ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, ये एग्जिस्ट कर रही हो। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, जरा इसको थोड़ा सा आप लोग सोचें। तो आप लोगों को मेरी बात का जवाब मिलेगा कि भाई हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के। ये के और ये 3 और ये 3 कट गया। ओ भाई 3x माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू खाली के। अब बेटा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, रूट ले लेते हैं हम लोग। तो 3x माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ के। अरे भाई x की वैल्यू इन्होंने बोली है ना, तो x क्या हो जाएगा? k प्लस माइनस रूट के अपॉन 3, यानी कि x की दो अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। तो बेटा आपने सिर्फ ये चीज देखनी है और सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। और इसके बेटा 4 नंबर दिए इन्होंने। सही है। दोबारा एक सर, बेटा 20 का -4 से हमने नहीं करा यहाँ पे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने मांगा ही क्या है कि के एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ के। मैंने सिर्फ इसे सिंप्लीफाई कर दिया। सही है। ठीक है। अगला पार्ट,
द फंक्शन एफ हैज अ स्टेशनरी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। स्टेशनरी वैल्यू उन्होंने बता दिया है ए पे है, एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस। अच्छा, जो फंक्शन है उसकी डोमेन डिफाइन कर दी 3 by 2 तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ द वैल्यू। अब बेटा मुझे ए की वैल्यू चाहिए, सही है ना? एक्स इज इक्वल टू ए है, तो मैं क्या करूंगा भाई? ए। तो हम लोग बेटा बड़े आराम से कि एक्स की जगह ए लिख देंगे। ए इज इक्वल टू, और बेटा एक चीज जरा नोटिस करो, यहाँ पे के था ना, और यहाँ पे क्या है? 4 है। तो दिस मीन्स कि के की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? के की वैल्यू है 4। तो अब आपके पास ए क्या आ जाएगा? 4 + -√4/3। अब यार यहाँ पे देखो ए की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 4 + 2/3, और एक आएगी 4 - 2/3। ए की एक वैल्यू आ रही है 4 + 2, सॉरी 4 + 2 6, 6/3 और एक आ रही है 4 + 2 लेकिन हमारी डोमेन देखो क्या है, ग्रेटर देन 3/2 पे है ना, तो हम लोग इस वाली वैल्यू को तो कर देंगे रिजेक्ट। तो आपके पास बेटा ए क्या आ रहा है? खाली ए की वैल्यू लिखोगे आप 2। फिर उन्होंने क्या कह दिया भाई, डिटरमिन द नेचर ऑफ दिस वैल्यू। नेचर के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अरे यार डिफरेंशिएटेड एक्सप्रेशन मेरे पास है भाई। वो क्या है? dy/dx इज इक्वल टू -3 × 4, के की वैल्यू 4 है ना यार, अपॉन 3, ए की जगह 2, एक्स की वैल्यू क्योंकि 2 आ गई है, 3 2 -4 होल स्क्वायर +3। अरे यार ये तो बल्कि ग्रेडियंट आ जाएगा, ग्रेडियंट की तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। छोड़े, तो dy/dx का एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही है, ये dy/dx का बेटा आपके पास एक्सप्रेशन है। इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट करा, -12 3x -4 होल स्क्वायर +3, डबल डेरिवेटिव d/dx of dy/dx is equal to d/dx of -12 3x -4 raised to power -2 +3। तो बेटा डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2 × 12 24, पॉजिटिव आएगा ये अब। 3x -4 -3, और हमारे पास ये 3 से मजीद मल्टीप्लाई हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था बेटा हमारा? 2 आया था। अभी हमने चेक करा है ना, ये A2 है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, d²y/dx², 24 × 3 72, 3 2 -4 raised to power -3। अरे यार ये क्या आ जाएगा अब? 3 × 2 -4 2 की पावर 3 8 +9 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है। सही है, सिंस d²y/dx² is greater than 0, therefore stationary point is the, बेटा पॉजिटिव आता है तो हमेशा मिनिमम कहते हैं, मिनिमम पॉइंट। चलो भाई, आगे क्या कह दिया? तो फंक्शन g इज दिस। चलो आगे देखते हैं यार। डिटरमिन मेकिंग योर रीजन क्लियरिंग वेदर g इज एन इन्वर्सिंग। अच्छा, अब बेटा इन्होंने यहाँ पे क्या हरकत करी है, g(x) भी कुछ वैसा ही फंक्शन लिख दिया है, बस k की जगह अब यहाँ पे -1 डाल दिया है। देखो ना बेटा, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी?
के 3x माइनस के, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी y की, के 3x माइनस के रेस्ट पावर -1 प्लस 3x थी। अब यहां पे इन्होंने क्या करा है, सीधा सीधा के की जगह -1 डाल दिया। के की जगह क्या रख दिया है, -1। अभी क्या कह रहे हैं, डिटरमिन मेकिंग योर रीजनिंग क्लियर वेदर जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन अ डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर। तो भाई मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या निकला था, dy बाई डी एक्स हमारा निकला था -3 के, यानी कि 3 - 3 के अपॉन 3x माइनस के होल स्क्वायर। अभी मैं अगर g प्राइम ऑफ x की बात करूं, सेम ही एक्सप्रेशन है ना, बस के की जगह हमने क्या डालना है, -1 डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 इंटू -1, 3x माइनस -1। तो ये क्या हो जाएगा, 3। अब बेटा जी प्राइम ऑफ एक्स आ गया है। अब यार यहाँ पे मैं एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दूं, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कुछ भी वैल्यू डाल दूं, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि जी प्राइम हमेशा पॉजिटिव आएगा। अरे भाई अगर ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन्होंने बोला हुआ अभी भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी प्राइम ऑफ एक्स will always be greater than 0, that is g prime of x greater than 0. Therefore, g of x is an increasing function. ग्रेडियंट सिंस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा फंक्शन ही क्या हो गया बेटा, पूरे का पूरा इंक्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोगों के पास एज सच कोई भी इसमें मसला इस पार्ट में आप लोगों को नहीं रहा होगा। अच्छा पेपर ही खत्म हो गया भाई। चलो भाई आज हमने ये वाला पेपर कर लिया है और आई गेस आप में से किसी बच्चे को कोई भी मसला नहीं हुआ होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है हमें पेपर की। मैं अब रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। तो बेटा अब हमारा आज एंड हो गया फेब मार्च 2022।